समय का चक्र घूमने के साथ साथ आज हमारी आज़ादी की परिभाषा भी बदल चुकी है। कोई दौर था जब खुली हवा में सांस लेने को और 2 वक्त के खाने को आज़ादी का मायना दिया जाता था, और वो दौर था हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुक्मरान का दौर। आज हम में से हर किसी को अपनी आज़ादी चाहिए, अपने तरीके से और अपने अर्थों में। लेकिन उस दौर में भारत में अनेकों सपूत ऐसे भी थे जिन्हें आज़ादी चाहिए थी, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि भारत माँ के लिए। हिंदुस्तान के उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए आज़ादी का सिर्फ एक ही अर्थ था, स्वतंत्र भारत, और उनका मकसद था आने वाली नस्लों को आज़ाद देखना। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वे अपने लहू का कतरा कतरा बहाने और शीश तक कटा देने के लिए तैयार थे। उनके अंदर आज़ादी का कभी ना खत्म होने वाला ऐसा जज्बा था कि अंग्रेजों द्वारा अनेकों अमानवीय यातनाएं सहने के बावजूद उनके तेजस्वी चेहरों पर थकावट और खौफ की शिकन तक न थी। उनके मन में अटूट विश्वास था भारत के आज़ाद होने का। आज़ादी के उन परवानों ने हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आज़ादी की आशा की कभी ना बुझने वाली लौ जगा दी, और एक दिन 15 अगस्त 1947 को मेरा देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन अफसोस, आज की देशभक्ति राजनीति तक सिमट कर रह गई है। मेरा स्वाधीन भारत जात पात के पिंजरे में कैद होकर रह गया है। लगता है कि हमारी यादाश्त बेहद कमजोर है। लगता है कि उन काल कोठरियों, फांसी के तख्तों और बेड़ियों से गूंजती हुई वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय जैसे जीवंत और जोशीले नारों को हम भूल चुके हैं। उन ओझल हुए बलिदान के पलों को मैं गौरव दत्त लाया हूं आपके लिए आज़ादी सीरीज के इस पहले एपिसोड में। ये तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। सत्य, भारत के अतीत, संघर्ष और बलिदान को बयां करती ये पंक्तियां हैं देशभक्त गणेश सावरकर की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान रोंगटे खड़ी कर देने वाली सजाए काला पानी काटी। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। खौफ सत्ता खोने का, खौफ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को खोने का। और इसी खौफ से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई देशभक्तों को उनके परिवारों और देश से दूर ले जाकर डाल दिया गया सेलुलर जेल में। एक ऐसी जेल जिसके 1000 मील तक था सिर्फ खारा पानी। समंदर की लहरों की साए साए की आवाज के अलावा वहां गूंजती थी अंग्रेजी सरकार द्वारा सितम सहने वालों की दर्द भरी कराहती आवाजें। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पोर्ट ब्लेयर सिटी में सेलुलर जेल की कंस्ट्रक्शन 1896 में शुरू हुई और यह पूरी तरह सन 1906 में बनकर तैयार हुई। जेल को बनाने के लिए गहरे लाल रंग की ईंटों का प्रयोग किया गया, जो कि बर्मा से लाई गई। बिल्डिंग के 7 विंग्स थे और इनके बीचों बीच एक टावर था जो कि एक चौराहे का काम करता था, और ये यूज किया जाता था गार्ड्स के द्वारा कैदियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए। सेलुलर जेल एक पैनोप्टिकन जेल थी जिसका नक्शा तैयार किया था इंग्लिश फिलोसोफर एंड सोशल थ्योरिस्ट जेरेमी बेंथम ने। 18वीं सदी में तैयार किए गए इस पैनोप्टिकन नक्शे के तहत सभी प्रिजन सेल्स के मध्य में एक टावर प्लेस किया जाता था, और इस टावर से गार्ड
हर एक सेल और कैदी को देख सकता था, लेकिन कैदी नहीं। कैदी को कभी पता ही नहीं होता था कि उन पर निगरानी रखी जा रही है या फिर नहीं। बेंथम की योजना थी कि उन कोठरियों में हमेशा रोशनी रखी जाए ताकि उसमें रहने वालों की गतिविधियों पर टावर से नजर रखी जा सके। यहाँ पर जो विंग्स थे वो टावर से सीधी रेखाओं से निकले हुए थे, ठीक साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह। सातों में से हर विंग के ऊपर 3 मंजिला इमारत थी। यहाँ पर कोई भी शयन कक्ष नहीं बनाया गया था और कुल 696 सेल्स थे। हर एक सेल करीब 14 बाय 8 फीट का था, जिसमें एक रोशनदान बनाया हुआ था। सेलुलर जेल नाम सॉलिटरी सेल से लिया गया था। हर एक कोठरी इस तरीके से बनाई गई थी ताकि एक कैदी दूसरे से कभी बात ना कर सके। कोठरियां कुछ ऐसे डिजाइन की गई थी कि एक कोठरी के सामने वाले भाग से दूसरी का पिछला भाग ही दिख पाता था, ताकि प्रिजनर्स कभी एक दूसरे की झलक तक ना ले पाएं। इस जेल में रखे हुए सभी स्वतंत्रता सेनानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। कोठरियों के लोक वाली जगह कुछ इस तरीके से डिजाइंड थी कि कैदी कुंडी तक कभी पहुंच नहीं सकते थे। प्रिजन गार्ड्स दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी जेल के अंदर फेंक देते थे, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स की लाख कोशिश के बावजूद उनका हाथ ताले तक कभी नहीं पहुंच पाता था। अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढाने का एक भी मौका नहीं जाने देते थे। आज़ादी के इस संघर्ष के दौरान न जाने कितने ही शूरवीरों को फांसी पर लटकाया गया और कईयों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। इसके अलावा काला पानी की सजा काट रहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बेहद दर्दनाक सजाएं मिला करती थी और उनमें से एक थी कोल्हू में जोतने की सजा। इस सजा के तहत कैदियों को एक दिन में 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालना होता था। तेल निकालने के लिए रोड के बीच के हिस्से पर वजन डाला जाता था, जिससे कि रोड मुड़ जाता था और फिर ड्राई कोकोनट को इसके अंदर डाला जाता था। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स को इस रोड को पकड़कर गोल गोल चलना या फिर भागना होता था। अगर इस दौरान उनके कदम रुकते या लड़खड़ाते तो ब्रिटिशर्स उनकी पीठ पर कोड़े लगाया करते थे। अगर कोई कैदी कोल्हू जोतने से मना करता तो उसके हाथ पांव बांधकर बैल की तरह काम करवाया जाता था। सभी पनिशमेंट्स में से सबसे डिफिकल्ट पनिशमेंट थी प्लॉगिंग पनिशमेंट, जिसमें सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स को कंप्लीटली नेक्ड किया जाता था। फिर उनके हाथ पांव बांधकर एक कॉटन क्लॉथ बटक पर रखा जाता था, जो कि बेल्ट या रस्सी के सहारे बांधा जाता था। पनिशमेंट देने वाला बेरहमी से लगातार बटक के ऊपर मैक्सिमम कोड़े मारता था, जिससे कि उनकी चोट वाली स्किन फट जाती थी, जिसके कारण उन्हें बैठने, लेटने या चलने में बेहद दर्द होता था। अंग्रेजों के द्वारा इस तरह की पनिशमेंट फ्रीडम फाइटर्स की हिम्मत को तोड़ने के लिए दी जाती थी। इस पनिशमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें चोट जल्दी हील नहीं हो पाती थी और इस सजा के बाद अगर कैदी बैठने की कोशिश करता तो स्किन स्ट्रेच होने की वजह से जख्म और भी गहरा होता जाता था। हर एक कोठरी में केवल एक ही कैदी रखा जाता था और अगर कोई कैदी आपस में बातचीत करता हुआ या फिर ब्रिटिश ऑफिसर के साथ आर्ग्यूमेंट करता हुआ पकड़ा जाता था तो ऐसे केसेस में सजा की अवधि को तय करते हुए पनिशमेंट ड्रेस पहनाई जाती थी, जो कि जूट की बनी हुई होती थी। इस ड्रेस को पहनाने का एक खास मकसद होता था, क्योंकि यह जेल समुंदर से सटी हुई है और ऐसे में समंदर की शुष्क नमी वाली नमकीन हवाएं चला करती थी। जब कैदी इस जूट की पोशाक को पहनकर काम करते थे तो उनके शरीर से निकलने वाला पसीना इस पोशाक के साथ मिलकर उनके शरीर पर घाव दे जाता था। इसके अलावा इस ड्रेस के कारण रिएक्शन, इचिंग, स्किन डिजीज और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी। इसके अलावा
3 किस्म के अलग अलग फैटर्स के द्वारा भी कैदियों को सजाएं दी जाती थी। इनमें सबसे पहला था चेन फैटर, जिसमें एक फ्लेक्सिबल चेन होती थी और जिसमें कैदी कम से कम बैठ सकते थे, खड़ा हो सकते थे और चल फिर सकते थे। दूसरे नंबर पर थी बार फैटर, जिसमें पाँव से लेकर कमर तक एक बड़ा रॉड होता था जो कि बैंड नहीं होता था, जिसके कारण इसे पहनने वाला अपने घुटनों को मोड़ नहीं पाता था। इस कारण उसे घंटों खड़े रहना पड़ता था। आखिर में सबसे कष्टमय थी क्रॉस बार फैटर, जिसमें पहनने वाले के दोनों पाँव के बीच में एडिशनल बार लगाया गया था, जिसके कारण इसे पहनने वाला अपने दोनों पाँव को नज़दीक नहीं कर पाता था और अगर वो चलने फिरने की कोशिश करता तो पाँव के दोनों तरफ चोट लग जाती थी। जब कैदियों को जेल में लाया जाता था तो उनके गले में एक नेक रिंग पहनाया जाता था। इसमें एक लकड़ी का पीस हुआ करता था जिसके ऊपर यह लिखा रहता था कि पहनने वाले को कितने सालों तक जेल में रखना है और उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस हैं। इन सभी सजाओं के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों को सिलन भरे सेल्स में रखा जाता था। जंग लगे बर्तनों में खाना दिया जाता था और उन्हें इन बर्तनों को मांजने की इजाज़त भी नहीं थी। खाने में उन्हें कीड़े मकोड़ों वाली उबली हुई घास और चावल का पानी दिया जाता था। शाम को कैदी जेल में बंद हो जाते थे और इस दौरान उनके शौच आदि के लिए उनकी कोठरी के कोने में एक मटका रखा होता था जिसमें वे मल मूत्र आदि का त्याग करते थे। रात भर वो बदबूदार मटका वहीं पड़ा रहता था। अंग्रेजों ने इस जेल में दशकों तक आज़ादी की चाह रखने वालों को आइसोलेशन में रखा। उन्हें मेंटली और फिजिकली एक्सप्लॉइट किया गया और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अत्याचार के नए नए तरीकों से उन्हें रूबरू किया गया। इतिहास की किताबों के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो उनमें कड़कड़ की आवाज के साथ एक अजीब गमगीन सा सन्नाटा पसर जाता है और गौर से सुनने पर वो बयां करता है आजादी के मतवालों की सिसकियों को, आहों और चीखों को, और बयां करता है बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर के अतुल्य बलिदान एवं अटूट विश्वास की अविश्वसनीय कहानियों को, जिन्हें मैं गौरव दत्त लाऊंगा आपके लिए आजादी सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में। जय हिंद, जय भारत।